हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है और आज की वीडियो हमारी टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस के ऊपर होगी। आप में से कुछ लोगों ने लास्ट टाइम बोला था कि टैक्स ऑडिट के सारे क्लॉजेस को लर्न करने की कोई ट्रिक बताऊं, तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि फॉर्म 3CD के सारे क्लॉजेस को इजी वे में किस तरीके से याद कर सकते हैं। इस वीडियो का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, क्लॉजेस को लर्न कराना रहेगा और हर क्लॉज के अंदर क्या क्या है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, नापिस ने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की ऑडिट कराई जिससे हमारी क्लॉज 1 to 8 कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्लॉज 1 to 8 कवर हो जाएंगे। सबसे पहले एंड से क्या है हमारा यहाँ पर नेम क्लॉज। ठीक है, एंड से है हमारा नेम क्लॉज। इसके अंदर क्या बताना है, नेम ऑफ द असेसी, असेसी का नाम आएगा। ठीक है, सेकंड है हमारा ए से हमारा एड्रेस क्लॉज। ठीक है, एड्रेस क्लॉज, इसमें क्या है, एड्रेस हमें वो मेंशन करना है जो कम्युनिकेट बाय द असेसी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट को असेसी ने एड्रेस बताया हुआ है वही सेम एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। थर्ड नंबर पे है हमारा पी से पैन नंबर। पी से हमारा यहाँ रहेगा पैन नंबर ऑफ द असेस। तो इसके अंदर क्या है, पैन अब अलॉट करना मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, तो वो पैन हमें अलॉट करना होगा। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा आई से इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, अगर असेसी को इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है, लाइक सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स जो भी है, ठीक है, तो वो उसको यहाँ बताना होगा। अगर कोई जीएसटी नंबर है तो वो उसको वहां इंडिकेट करना होगा। ठीक है, ये हमारे 4 क्लॉजेस क्लियर है। फिर है हमारा एस से स्टेटस। इसके अंदर क्या होगा, हमें बताना होगा असेसी का स्टेटस क्या है, कि वो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है या कंपनी है या फिर एओपी या फिर बीओआई क्या है। ठीक है, स्टेटस बताना होगा इस क्लॉज के अंदर असेसी का। ठीक है, तो अब हमारा नापिस से 5 क्लॉजेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, नापिस ने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की ऑडिट कराई। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इसमें असेसी को क्या बताना होता है, असेसी को अपना प्रीवियस ईयर बताना होता है, कौन सा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, और यहाँ असेसमेंट ईयर में असेसी को असेसमेंट ईयर बताना होता है जिसके रिगार्डिंग अकाउंट्स जो है ऑडिट कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्लॉज 7 तक हमारे कंप्लीट है। तो क्या था, हमारा नापिस ने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की ऑडिट कराई। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑडिट आ जाएगा। ऑडिट के अंदर क्या बताना है, असेसी को बताना होता है रिलेवेंट क्लॉज ऑफ द 44AB। आपने इनकम टैक्स में देखा होगा 44AB के अंदर काफी सारे क्लॉजेस थे, तो इसमें यही बताना है कि कौन से क्लॉज के अंदर हमारी ऑडिट कराई जा रही है। 44AB के सेक्शन के कौन से क्लॉज के अंदर हमारी यहाँ ऑडिट कराई जा रही है, तो वो हमें क्लॉज 8 के अंदर बताना है। तो 44AB के अंदर क्या क्या क्लॉजेस है, मैं उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि हमारी कोई बिजनेस की इनकम है तो वो क्लॉज ए के अंदर आ जाएगी। अगर कोई प्रोफेशन की है तो बी के अंदर आ जाएगी, अगर वो एक्सीड करती है 50 लाख से। ठीक है, अगर हमारा कोई बिजनेस है 44AE वाला बिजनेस है, ठीक है, तो वो हमारी क्लॉज सी के अंदर आ जाएगी। एंड 44AD वाला बिजनेस है तो वो हमारी क्लॉज डी के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे 44AB के क्लॉजेस थे। अब इसके बाद हमारा ये न्यू क्लॉज इंसर्ट हुआ है 8A। इसके अंदर क्या था, अगर असेसी ने ऑप्ट करे हैं, ठीक है, ऑप्ट करे हैं इनमें से कोई भी सेक्शन, ठीक है, तो ये कोई भी सेक्शन अगर ऑप्ट करे हैं तो उसको क्या है, वो वहां इंडिकेट करना होगा ये चीज। तो अब हमारे 8 क्लॉजेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा कैसे क्या चीज थी, एन से हमारा नेम क्लॉज था, ए से हमारा एड्रेस क्लॉज था, पी से हमारा पैन नंबर था, आई से हमारा इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटी नंबर वगैरह बताना था, एस से हमारा स्टेटस ऑफ द असेसी बताना था। इसमें हमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों इंडिकेट करने थे, कौन सा है जिसके रिगार्डिंग ऑडिट हो रही है। और फिर क्या था, ऑडिट कराई। ठीक है, ऑडिट कराई, इसके अंदर क्या है, रिलेवेंट क्लॉज बताना होता है। आपको एग्जाम में ये ABCD इस तरीके से बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, अगर 44AB से रिलेटेड कोई पॉइंट आता है तो आप सिंपल क्लॉज 8 भी लिखेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, बस लेकिन अगर आप ये ABCD थोड़ा देख लेते हैं तो इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारे 8 क्लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे 9 to 16 क्लॉजेस जो है वो इस ट्रिक से कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या ट्रिक है, PNB बैंक में PM का क्लोजिंग कैपिटल नॉट क्रेडिटेड। PNB बैंक में PM मतलब प्रधानमंत्री का क्लोजिंग कैपिटल नॉट क्रेडिटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर है पी से हमारे यहाँ क्या है, पार्टनर के बारे में बताया गया है। तो पार्टनर के बारे में आपको क्या बताना है, पार्टनर का नेम क्या है, ठीक है, सारे पार्टनर जो है, मेंबर्स जो है, उनके नेम क्या है, उनके PSR रेशियो क्या है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके क्या है, अगर कोई चेंज हुआ है PSR रेशियो में तो वो भी क्लियर यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, 9th क्लॉज के अंदर ये था हमारा पार्टनर से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा एन से यहाँ पर क्या है, हमें नेचर ऑफ द बिजनेस बताना होगा। इसमें ये बताना होगा कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं, अगर कोई चेंज हुआ है नेचर में तो वो भी यहाँ पर आपको क्लियर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या था, PNB। बी से हमारा क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बी से हमारा यहाँ क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको ये बताना है कि क्या आपने वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आपने रखे हुए हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ द बुक्स देनी पड़ेंगी, क्या क्या आपने रखे हुए हैं। ठीक है, और साथ के साथ इसका एड्रेस भी बताना होगा, आपने कहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हुए हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है आपका। तो
अब हमारा पीएनबी कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे क्या था, पीएनबी बैंक में पीएम ने, ठीक है, तो पी से क्या था हमारे यहाँ पर प्रिजम्पटिव इनकम। तो इसमें सबसे पहले बताना है कि क्या आप असेसेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, क्या प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम कंप्यूट कर रहे हो। अगर यस, तो आपको वहां रिलेवेंट सेक्शन बताना होगा कि आप कौन से सेक्शन के अंदर कवर होते हो, ठीक है। तो रिलेवेंट सेक्शन एंड द अमाउंट बताना होगा, प्रिजम्पटिव इनकम, ठीक है। पी से क्लियर है। तो अब नेक्स्ट है हमारा एम, ठीक है। एम से हमारा क्या था, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है, मेथड में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर चेंज हो रहा है तो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी उस चेंज के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अगर उस चेंज की वजह से कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है टू द पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। अगर पी एंड एल में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो आपको वो सारी एडजस्टमेंट करनी होंगी, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भी आपको यहाँ देनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको साथ के साथ यहाँ पर डिस्क्लोजर एज पर आईसीडीएस भी देने होंगे, ठीक है। ये हमारा क्लॉज 13 कंप्लीट हो गया। तो क्या था हमारा, पीएनबी बैंक में पीएम का क्लोजिंग कैपिटल नॉट क्रेडिटेड, तो ये कोड था हमारा, ठीक है। तो इसमें कैसे याद रखना है, पीएनबी का आपका हो गया, पीएम का हो गया, फिर है हमारा क्लोजिंग कैपिटल नॉट क्रेडिट। ये क्लोजिंग से था हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, इसमें क्या बताना है आपको, वैल्यूएशन, किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को आपने वैल्यू करा है, कोई अगर डेविएशन हुआ है तो वो सभी आपको इंडिकेट करने होंगे इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा कैपिटल, इसमें क्या है, कैपिटल असेट अगर आपकी कन्वर्ट हुई है स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है, तो उसका आपका सारा डिस्क्रिप्शन देना होगा, डेट बतानी होगी एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी वो बतानी होगी एंड द अमाउंट बताना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल भी हो गया। फिर हमारा क्लॉज 16 जो है नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। नॉट क्रेडिट के अंदर हमारे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कोई हमारे ड्रॉबैक या रिफंड है, ठीक है, जो क्रेडिटेड नहीं हुए हैं तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। कोई एस्केलेशन क्लेम है जो आपने एक्सेप्ट तो कर लिया है लेकिन क्रेडिटेड नहीं करे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग जो है वो क्लॉज 16 के अंदर आ जाएगी। कोई अदर इनकम है, ठीक है, या फिर कोई कैपिटल रिसीव्स है, यानी कैपिटल रिसीव का मतलब आप इसमें कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स ले सकते हैं, कंपनसेशन या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये चार चीज जो है वो कैपिटल रिसीव्ड के अंदर है, ठीक है। तो अब हमारा क्लॉज 16 भी हो गया है। तो क्या कोड था हमें हमारा इसे याद करने के लिए, क्लॉज 9 to 16 को आप किस कोड से याद रखोगे कि पीएनबी बैंक में पीएम का क्लोजिंग कैपिटल नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। तो गाइस अब हम देखेंगे क्लॉज 17 to 20 इसको हमें कैसे याद करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये सिंपल सी ट्रिक रहेगी। ट्रिक क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग पर आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है और एडमिसिबल होते हैं आपके बोनस और कमीशन, ठीक है। बोनस और कमीशन का खर्चा आपका एडमिसिबल होता है, ठीक है। तो क्या है, ये चार क्लॉजेस कवर हो गए इससे। लैंड एंड बिल्डिंग से क्लॉज नंबर 17 हो जाएगा और डेप्रिसिएशन आपका 18 एंड 19 हो जाएगा एडमिसिबल और बोनस कमीशन हो जाएगा 20, ठीक है। इससे अब आगे देख लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है ये, ठीक है। सबसे पहले है क्लॉज 17 जिसमें हमारा लैंड एंड बिल्डिंग की बात करी गई थी। इसमें क्या है, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग कोई ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया लेस देन एसडीवी वैल्यू जो भी अडॉप्ट करी थी, ठीक है, उससे कम में बेच दिया तो वहां आपको ये डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। क्या क्या डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, कंसिडरेशन जो आपने रिसीव करा है, जो भी इसका एसडीवी वैल्यू थी वो, ठीक है, और सारे का सारा इसमें आपको बताना पड़ेगा। कोई प्रोवाइजो अगर इसके पे एप्लीकेबल हुआ है तो उसकी भी यस और नो में बताना होगा, ठीक है। क्लियर है लैंड एंड बिल्डिंग। अब नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। ऊपर आपने देखा ना लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डेप्रिसिएशन जो है हमारा क्लॉज 18, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डेप्रिसिएशन आपको बताना है अलाउबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से कौन सा अलाउबल है वो वाली चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। तो आपको क्या क्या चीज बतानी है, इसमें ब्लॉक क्या है, ठीक है, रेट किस रेट से लगा है, एक्चुअल कॉस्ट या फिर रिटन डाउन डब्ल्यू वैल्यू, कोई एडजस्टमेंट वगैरह हुई है तो वो वाली चीजें भी आ जाएंगी। सिंपल आपको ये याद रखना, अगर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो उसके लिए आपको क्लॉज 18 कोड करना होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट है हमारा एडमिसिबल। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आपको सिंपल याद रखना है, अगर इन स्पेसिफाइड सेक्शन के अंदर कोई चीज एडमिसिबल हो रही है तो क्या वो डेबिटेड कर दी है, क्या वो डेबिटेड कर दी है या फिर शॉर्ट डेबिटेड करी है या फिर वो डेबिटेड नहीं करी है, ये सब चीजें चेक करनी होगी। जैसे कि कोई मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इनकर करा है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च असेट, ठीक है, तो वो इसके अंदर लाया कर जाएगा। तो वो क्या है, वो अमाउंट जो है हमें डेबिटेड करना होगा टू द P&L अकाउंट, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोनस और कमीशन। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, अगर कोई अमाउंट पेड किया है टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन तो क्लॉज 20 लग जाएगा, या फिर कोई कंट्रीब्यूशन आपने रिसीव करा है फॉर द एम्प्लॉयज, ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉयज, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमारा क्लॉज 20 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्लॉज 20 के अंदर कवर हो जाएंगे। तो अब हमारे 20 क्लॉजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे के क्लॉजेस देखेंगे, ठीक है। तो आगे के क्लॉजेस में क्या है, आपको किस तरीके से याद रखना है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक नापिस नाम का लड़का था, उसने क्या है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की ऑडिट कराई। अब उस नापिस नाम के लड़के ने मुझे इस कंपनी में एसडी अपॉइंट करा, IMSD, ठीक है, मैं इस कंपनी में एसडी बन गई, ठीक है। एसडी का मतलब है सीनियर डायरेक्टर, ठीक है। अगर आपको सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट करा है तो उस कंपनी में आपको कुछ पैसा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंपनी की मुझे वहां पर ट्रेडिंग लायबिलिटी मुझे पे करनी थी, ठीक है।
तो भाई देखो हमारा सीए दिमाग तो दौड़ेगा ना, तो हमने क्या करा, पेमेंट के साथ साथ मैंने वहां उसका जो सैंडविच क्रेडिट था, जो उन्हें यूज करना नहीं आ रहा था, मैंने वो भी यूज कर लिया। ठीक है, पेमेंट कर दी और सैंडविच क्रेडिट यूज कर लिया। तो इससे क्या है, आपके क्लॉज 21 to 27 कंप्लीट हो जाएंगे, जो हम इजीली देख लेंगे कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, आई से क्या था हमारा यहाँ पर, इनएडमिसिबल। ठीक है, इनएडमिसिबल था यहाँ आई से। ठीक है, इसके अंदर काफी सारे सब पॉइंट्स ये हुए हैं, वो हम कैसे याद रखेंगे। पहले देखो इसमें इनएडमिसिबल था, इनएडमिसिबल में क्या है, इनएडमिसिबल क्या 48। ठीक है, 48 सेक्शन के अंदर हमारा क्या चीज है, टीडीएस से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं, ठीक है, काटा ही नहीं, या फिर आपने टीडीएस काटा तो है लेकिन जमा नहीं कराया। ठीक है, जमा नहीं कराया तो यहाँ 21B के अंदर आपका लाई कर जाएगा। ये जो ABCD है ना ब्रैकेट में, ठीक है, आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड अगर ये जो मैं सब पॉइंट्स पढ़ाऊंगी ना, इससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आ जाए तो आपको बस ये पता होना चाहिए, टीडीएस से रिलेटेड कोई पॉइंट आए तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है हमारा कोई अमाउंट डेबिटेड है टू द P&L, कोई भी खर्चा है, कोई कैपिटल का खर्चा है या फिर पर्सनल का या फिर कोई एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कैसे भी खर्चे हैं जो P&L में डेबिट होने चाहिए, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बोनस, कमीशन और द रेम्यूनरेशन। अगर ये चीजें भी हमारी इनएडमिसिबल है, ठीक है, इनएडमिसिबल है 40B के हिसाब से, तो हमारा क्या है, ये भी हमारे 21 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा क्या है 40A3 के हिसाब से कोई भी डिसअलाउंसेस आ रहे हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। 40A3 तो आपको काफी अच्छे से पता होगा। इसके अंदर क्या है, अगर आपकी कोई कैश पेमेंट करी है, आपने अगर कोई कैश पेमेंट करी है, ठीक है, 10,000 या फिर 35,000 से ज्यादा, ठीक है, 10,000 या 35,000 से ज्यादा। 35,000 किसके केस में होती है, ट्रांसपोर्टर के केस में होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर, ये आपने सब इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, IPCC में भी था ये। ठीक है, पर पर्सन पर डे अगर इससे ज्यादा पेमेंट हो रही है तो आपको वो डिसअलाउ हो जाती है, पूरी की पूरी पेमेंट आपके लिए डिसअलाउ हो जाती है। तो वो क्या है हमारे इसके अंदर आ जाएगा। वो मैं क्लॉज 21 को आपको टाइम लेकर समझा रही हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो गाइज अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रेचुटी से रिलेटेड है। अगर हमारे क्या प्रोविजन इसके अगर अलाउबल नहीं है, ठीक है, तो ग्रेचुटी के अगर कोई प्रोविजन अलाउबल नहीं है तो वो भी हमारे क्लॉज 21 के अंदर कवर हो जाएंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या ट्रिक देखी थी, IMSD। ठीक है, आई से हमारा इनएडमिसिबल कंप्लीट हो चुका है, एम से हमारा था MSME। ठीक, तो यहाँ MSME जो है वो हमारा क्लॉज 22 के अंदर आता है। अगर कोई भी प्रोविजन रिलेटेड है टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड तो आप क्लॉज 22 के अंदर डालेंगे, MSME। आपका ये क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एस में क्या है, अगर आपने पेमेंट मेड टू द पर्सन स्पेसिफाइड, ठीक है, जो हमारे इनकम टैक्स में पर्सन स्पेसिफाइड है, लाइक ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, जो भी पर्सन स्पेसिफाइड है, ठीक है, अगर आप उनको पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगी। लेकिन डिसअलाउड कब होती है, अगर वो एक्सपेंडिचर जो है एक्सेसिव या अनरीजनेबल है, किस चीज से, हैविंग रिगार्ड टू, किस चीज से एक्सेसिव या अनरीजनेबल है, फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, या लेजिटिमेट नीड ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, उस जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, या फिर बेनिफिट ड्राइव बाय और अक्रूइंग टू द असेसी, जितना उसको असेसी को बेनिफिट हो रहा है उससे ज्यादा तो वो उसके लिए पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो अगर इन चीजों से ज्यादा अगर खर्चा करता है तो वो जो एक्सेसिव है, जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ अब नेक्स्ट है हमारा डी। ठीक है, डी से हमारा क्या था, डीम प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये जो असेसी है उनमें उसका कोई डीम प्रॉफिट है इन सेक्शंस के अंदर, ठीक है, अगर इनमें से किसी सेक्शन के अंदर वो काम करता है, ठीक है, इनमें से किसी सेक्शन के अंदर काम करता है तो वो हमारे क्या है, वो आपको क्लॉज 24 के अंदर बताना होगा। इन सेक्शंस के अंदर बेसिकली वो किस चीज के रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं, टी, कॉफी, रबर से रिलेटेड वगैरह बिजनेस होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से किसी बिजनेस के अंदर वो काम करता है और उससे कोई वो प्रॉफिट अराइज करता है तो वो हमारा सिंपल वो क्लॉज 24 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लॉज भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या था, मेरे को IMSD मतलब सीनियर डायरेक्टर तो बना दिया। उसको सीनियर डायरेक्टर बनाने के बाद क्या था, मेरे को वहां की ट्रेडिंग लायबिलिटीज की पेमेंट करनी थी। ठीक है, पेमेंट करनी थी और फिर हमने अपना सीए वाला दिमाग यूज करके हमने सैंडविच क्रेडिट और GST क्रेडिट जो पड़ा था, ठीक है, वो भी हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पेमेंट कम करनी पड़ी ना, ट्रेडिंग लायबिलिटीज पेमेंट करनी थी और हमने उसके साथ साथ अपना ये क्रेडिट यूज कर लिया। तो क्या है इसका रेमिशन, अगर कोई चीज आपने ट्रेडिंग लायबिलिटीज रेमिट कर दी है, ठीक है, तो वो सब हमारी क्लॉज 25 के अंदर आ जाएंगी। अब हम क्लॉज 26 देखेंगे। इसके अंदर क्या मैं आपको बोलूंगी, ये सेक्शन भी आप याद रखेंगे क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का आप सेक्शन भी कोट करके आएंगे क्लॉज 26 के साथ साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देती हूँ। इसके अंदर कैसे याद रखोगे आप, 43B लिखा है, ठीक है, द पेमेंट बेसिस। ठीक है, इससे याद रखोगे अगर कोई 43B सेक्शन जो था वो पेमेंट बेसिस वाले से रिलेटेड था। ठीक है, ये भी याद रखोगे आप। अंदर देखते हैं कि हमारा पेमेंट बेसिस में क्या क्या चीज बताई हुई है। इसके अंदर है हमारा बोनस, इंटरेस्ट और टैक्स और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या लीव एनकैशमेंट। अगर इससे रिलेटेड कोई आपने खर्चा करा है तो ये क्या है, एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट बेसिस का मतलब है ये खर्चे एक्चुअल में पे हो चुके हैं तो ही हमें ये अलाउ होंगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्लॉज है वो हमारा क्लॉज 27 हमारा सैंडविच क्रेडिट या GST क्रेडिट से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर सिंपल आपको बताना है कि ये हमारा कितना अवेल्ड था, ठीक है, कितना आपने यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है, और कितना आपका क्लोजिंग या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। इसके अंदर बस सिंपल आपको ये चीजें बतानी हो। अगर कोई प्रायर पीरियड का डेबिट या क्रेडिट हो रहा है P&L में, ठीक है,
है, वो भी आप इसमें शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, हमारा क्लॉज 28 और 29 की बात आती है। ये हमारा क्या है, मेनली शेयर से रिलेटेड है। ठीक है, आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो गाइस 28 के अंदर क्या है, आपने शेयर्स जो है बाय करे, रिसीव करे आपने शेयर्स जो है, और वो भी क्या, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा दिया है या फिर बिल्कुल फ्री में आपको मिले हैं, तो ये क्या एज ए गिफ्ट मान लिए जाएंगे। और जब कोई गिफ्ट में अगर शेयर्स आपको मिलते हैं तो वो IFOS, ठीक है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको शेयर से रिलेटेड कोई पॉइंट आता है तो सिंपल आपको 28 और 29 में डालना है। अंतर क्या है इन दोनों में, यहाँ क्या है, शेयर्स आपने रिसीव करे हैं और यहाँ क्या है, आपने शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, इशू करे हैं। ठीक है, ये साइन है, इशू करे हैं, और यहाँ क्या है, आपने ये रिसीव करे हैं। ठीक है, जब आपने रिसीव करे हैं तो इनएडिक्वेट में तो मतलब सस्ते लिए आपने, तो जब आपने इशू करे हैं वो आपने महंगे दिए हैं। ठीक है, महंगे दिए मतलब क्या है, एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू। आपने शेयर जो इशू करे फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर इशू करें तो वहां उस केस में आपको क्या याद रखना है, एंटायर सम जो है टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, शेयर से रिलेटेड आपका पॉइंट क्लियर है। यहाँ क्या शेयर्स लिए हैं, यहाँ शेयर्स दिए हैं, लिए तो सस्ते लिए हैं और दिए हैं तो महंगे दिए हैं, महंगे दिए हैं आपने। ठीक है, तो जो भी आपका कंसिडरेशन आपने एक्सेस अगर रिसीव करा है फेयर मार्केट वैल्यू से तो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जो फ्री में लिया है वो गिफ्ट माना जाता है, गिफ्ट माना जाता है, तो गिफ्ट IFOS में टैक्सेबल होते हैं हमारे। क्लियर है ये। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, अगर आपने कोई अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करी है इन एडवांस में अगर कोई मनी रिसीव करी है और वो आपने फॉरफिटेड कर लिया है तो वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पर बतानी पड़ेगी, वो भी इसी सेम क्लॉज में कवर होगी 29 के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमारे क्लॉज 29 तक कवर हो गए। अब आगे की क्लॉजेज आपको कैसे याद रखने हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो आपको सिंपल ये चीज याद रखनी है, इससे हमारे क्या है, क्लॉज 30 to 39 कवर हो जाएंगे। वो कैसे है, देखो सबसे पहले क्या है, बोरिंग का पॉइंट आएगा। आपने बोरिंग ली, पैसा उधार लिया है, आप पर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगाया या फिर आपने लोन लिया है, आपने इतना कुछ किया है तो आप पर क्या है, DDT लग गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यानी कि DDT लग गया। ठीक है, फिर आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, आपने देखो यहाँ पर काफी सारा पैसा बोरो किया। ठीक है, बोरोइंग करी पहले, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन भी लगाया आपके ऊपर, आपने फिर लोन ले लिया तो भाई आप पर इन सब चीजों की वजह से DDT लग गया। ठीक है, फिर आपने रॉ मटेरियल फिर खरीद लिया, आपने रॉ मटेरियल भी खरीद लिया, फिर DDT लग गया आपके ऊपर। ठीक है, DDT लग गया। देखो आई नो किसी लोन लेने पे या बोरिंग पे या फिर रॉ मटेरियल खरीदने पे DDT नहीं लगता है, लेकिन मैं ये सिंपल आपको याद कराने के लिए कर रही हूँ। जैसे आप पैसा उठा रहे हैं इतना, ठीक है, तो उस वजह से आप पर DDT लग रहा है, या फिर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसकी वजह से भी आप पर DDT लग रहा है। ऊपर आप देख रहे हो मैंने DDT के नीचे अलग अलग ऐसे डैश डैश किया है। ठीक है, मैंने क्यों किया है, इस तीनों से अलग अलग पॉइंट बनते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये सिंपल प्लेन पूरा एक DDT है, इसका मतलब है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, ये DDT अलग से आएगा एक क्लॉज। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा, अगर आपने इतना DDT पे करा है, अगर आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो आपके पास काफी सारा पैसा है, यानी कि अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आपको फिर ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, ऑडिट कौन कौन सी होगी आपकी, एक कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी, सेंट्रल एक्साइज ऑडिट करानी पड़ेगी, एक सर्विस टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। तो इससे हमारे क्या क्लॉज 30 to 39 कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, जैसे हम पॉइंट्स कवर करेंगे ना तो आपको ये धीरे धीरे करके समझ आने लगेंगे। ठीक है, और गाइस मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैं चाहती तो क्लॉज 1 to 44 में एक स्टोरी पूरी बड़ी क्रिएट करके भी आपको बता सकती थी, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी इससे रिलेटेड तो मैंने क्या करा था, पूरा 1 to लेके 44 में एक स्टोरी बना ली थी और मैं उसी से ही पढ़ा था। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करने बैठी ना तो मेन प्रॉब्लम पता है क्या आई, उस स्टोरी को मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ रहा था। मतलब समझ से मान के चलो जैसे कोई क्लॉज 35 के आसपास है तो अगर कोई स्टोरी पूरा स्टार्टिंग से एक ही सेम स्टोरी रखोगे तो आप क्या है, सबसे पहले क्लॉज 1 से स्टार्ट करोगे, तो इससे क्या टाइम कंज्यूम बहुत हो रहा था और ऊपर से मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे बेस्ट है आपका ये कि आप थोड़ा थोड़ा करके स्टोरी बनाओ। ठीक, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, नापेस ने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की ऑडिट कराई। ठीक है, तो मेरा सिंपल 8 क्लॉज मेरी मुट्ठी में आ गए। तो फिर मैंने इसके बाद आपको बताया कि PNB बैंक में PM का क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक जो था नॉट क्रेडिटेड, वो क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, इससे मेरे 16 क्लॉजेस कवर हो गए। तो आपको क्या है, जो नेक्स्ट वाला मैंने बताया वो क्लॉज 9 से ही आपको पूरा देखना पड़ेगा, जैसे कि PNB। ठीक है, P से क्या था, N से क्या था। ठीक है, तो आप इस तरीके से इजीली कैच कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो हमारे ये 16 क्लॉजेस कवर हो गए थे। मैं साथ ही साथ आपको ये रिकॉल भी करा रही हूँ, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो फिर मैंने इसके बाद आपको बता दिया था कि लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, और क्या है हमारा कोई भी चीज जो है एडमिसिबल है, तो जैसे कि क्या है, बोनस और कमीशन। ठीक है, एडमिसिबल है बोनस और कमीशन, तो इससे क्या मेरे 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो मेरे ये 4 क्लॉजेस भी कवर हो गए। ठीक है, तो मुझे याद आएगा 16 तो मेरे ऊपर कवर हो रहे थे, फिर मेरे क्या थे 17 से लेके 20 तक वो 4 चीज अलग से थी। ठीक है, ये क्लियर है। फिर इसके बाद क्या था, फिर से मेरी 20 तक मेरे क्लॉजेस हाथ में आ गए। अब क्या 21 से स्टार्ट करना है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि IMSD, ठीक है, मेरे को सीनियर डायरेक्टर बना दिया गया है इस कंपनी का। मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग लायबिलिटीज जो है उनकी पेमेंट करनी है, और मैंने अपना दिमाग लगा के बस सैंडविच क्रेडिट भी यूज कर लिया। तो इससे कुल मिलाकर क्या है, आप 27 क्लॉजेस कवर कर लिए, 27 क्लॉजेस आपके हाथ में है। ठीक, तो फिर
है। आपको इसके बाद क्या याद रखना है, आपको सिंपल दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ ऐसा बताया था कि क्लॉज 28, 29 इज रिलेटेड टू द शेयर्स, ठीक है, शेयर से रिलेटेड है। तो शेयर्स का अगर कोई पॉइंट कोई पेपर में आ जाता है तो मुझे और सारी जगह झांकने की जरूरत नहीं है, मुझे 28 और 29 के अंदर ही ले। तो उसमें सबसे पहले क्या है, वहां उससे रिसीव करे थे और फिर उसके बाद क्या थे, इशू करे गए थे, ठीक है। अभी तक का क्लियर है। 29 क्लॉजेस आपने सबसे पहले देखा था बोरिंग से रिलेटेड था, ठीक है, बोरिंग से रिलेटेड था। अगर आपने अमाउंट बोरो करा है और हुंडी पर या फिर कोई और अमाउंट ड्यू है देयर ऑन, ठीक है, तो वो क्लॉज 30 के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देन थ्रो एन अकाउंट पे चेक, ठीक है, अकाउंट पे चेक से नहीं होना चाहिए, हुंडी ऑन हुंडी होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था टीपी। टीपी का मतलब है सिंपल ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। ट्रांसफर प्राइस से रिलेटेड आपने इनकम टैक्स में देखा होगा, सेपरेट चैप्टर रखा है, ठीक है। उसमें कुछ हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट दी हुई थी। आपने कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट करी है, अगर यस करी है तो फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स आपको देनी है, सबसे पहले आपको बताना होगा 92 CE की प्राइमरी एडजस्टमेंट जो होती है उसके किस क्लॉज के अंदर आपने ये एडजस्टमेंट करी है। अमाउंट बताना होगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट बताना होगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सेस मनी जो अवेलेबल थी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के पास, क्या वो रेप्रिटिएट होनी थी, यस और नो, रेप्रिटिएट होनी थी या नहीं। अगर यस, अगर होनी थी, क्या वो रेप्रिटिएट हो गई है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, क्या वो प्रिस्क्राइब टाइम में आ गई है। अगर नो, अगर वो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर नहीं आई है तो उस पर आपको सिंपल सी बात है इंटरेस्ट देना होता था, आपने वहां पढ़ा हो इनकम टैक्स में, तो उस केस में क्या है इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट इनकम बतानी पड़ेगी ऑन सच एक्सेस मनी पर, ठीक है। क्लियर है ये भी। देखो क्लॉज 30 जो है हमारा बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले उसमें हमने प्राइमरी एडजस्टमेंट देख ली, अब इसमें है इंटरेस्ट से रिलेटेड पॉइंट आ जाए। आपने देखा हो इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर है उसमें इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए हुए थे। उसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई खर्चा कराया इंटरेस्ट का कोई खर्चा कराया, अगर वो अमाउंट जो है 1 करोड़ से ज्यादा है, इफ यस, तो आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी। क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कितना खर्चा है इंटरेस्ट का ये बताना पड़ेगा। इबिडिटा बतानी पड़ेगी, इबिडिटा का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसका अमाउंट बताना पड़ेगा कितना है, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा इसका हम 30% कर देंगे, इसका 30% ऑफ द इबिडिटा कर देंगे, ठीक है। इसका जो 30% किया, अगर आपने इंटरेस्ट इससे भी ज्यादा दिया है, एक्सीड्स, अगर आपका इंटरेस्ट का जो खर्चा हुआ है ना, वो जो इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है वो इससे भी ज्यादा हुआ है, एक्सीड्स 30% ऑफ इबिडिटा, ठीक है, तो वो अमाउंट आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर। डिटेल्स ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, फिर जो बॉट फॉरवर्ड है, अगर पहले से कोई बॉट फॉरवर्ड चली आ रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर वो बताना पड़ेगा। अगर आप अब कोई कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो चीजें आपको बतानी पड़ेगी। आपको ये चीज क्लियर है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ क्या है इसके अंदर। हमारा ये बेसिकली इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन है। इसके अंदर अगर हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट जो है 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो इसके अंदर आता है, ठीक है, वो आपको बताना है। फिर आपको बताना है अमाउंट जो है इंटरेस्ट का कितना था, टोटल अमाउंट अगर हमारा जो 1 करोड़ से ज्यादा होने पर इसमें आता है, लेकिन आपने खर्चा कितना किया, 1 करोड़ से ज्यादा वाला कितना खर्चा किया, आपने 2 करोड़ किया, 3 करोड़ किया, वो अमाउंट यहाँ पर बताना होगा। फिर हमें इबिडिटा का अमाउंट बताना होगा। फिर हम इसका 30% करेंगे, सिंपल इसका 30% किया। अगर वो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा इससे ज्यादा है, जो हमारा 30% ऑफ इबिडिटा है, इससे ज्यादा अगर हमारा इंटरेस्ट का खर्चा, तो उसका हमें अमाउंट यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा कोई बॉट फॉरवर्ड चला रहा है वो बताना पड़ेगा, अगर हमारा कोई कैरी फॉरवर्ड है तो वो इंटरेस्ट का खर्चा भी हमें यहाँ लिखनी, डिटेल्स देनी पड़ेंगी उसकी, ठीक है। ये क्लियर है आपका। तो गाइस हमने ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड हमने प्राइमरी एडजस्टमेंट पढ़ लिए, इंटरेस्ट का पॉइंट पढ़ लिया। अब क्या है हमारा इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, IAA, इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आपको इससे रिलेटेड क्या चीजें याद रखनी है, नेचर बताना होगा इसका, अमाउंट ऑफ द टैक्स बेनिफिट। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट में आप घुस गए, अगर इसमें घुसे हो तो इससे रिलेटेड आपको कितना बेनिफिट अराइज हुआ है, अमाउंट ऑफ द टैक्स बेनिफिट इन द प्रीवियस ईयर अराइजिंग, वो आपको बताना होगा। क्लियर है। 30 के अंदर 30 जो क्लॉज था बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड था, आपको ये याद रखना है, ठीक। तो गाइस हमारी क्लॉज 30 तक कंप्लीट हो गया। अब हम क्लॉज 31 पर आएंगे, ठीक है, तो जो कि हमारा लोन और डिपॉजिट से रिलेटेड है। ये वैसे तो काफी लंबा क्लॉज है, मतलब कि क्या काफी ज्यादा ही ब्रॉड है, ठीक है। तो मैं अब इसको सारा तो कवर कर नहीं सकती हूँ क्योंकि ये वरना ये वीडियो जो है काफी लंबी चली जाएगी। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपको ये नेम लर्न कराना है, ठीक है। तो मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही हूँ इस क्लॉजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो लोन और डिपॉजिट में आप क्या याद रखेंगे, इसमें सिंपल आपको याद रखना, अगर लोन और डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, लोन और डिपॉजिट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्लॉज 31 में उसको डाल देंगे, ठीक है। तो क्लॉज 31 में जो भी लिमिट्स दी हुई है, लिमिट 2 है, इसमें 20,000 की एक लिमिट आएगी, एक 2 लाख की लिमिट आएगी, ठीक है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट जो दिया है अ पर्सन अ डे इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन ओकेशन और इवेंट, ठीक है, किसी एक ओकेशन से रिलेटेड या इवेंट से रिलेटेड, अगर इसने अमाउंट जो दिया है इससे ज्यादा 2 लाख से या 20,000 से ज्यादा, तो उसकी सारी डिटेल्स जो है क्लॉज 31 के अंदर आ जाएगी, ठीक है। लोन और डिपॉजिट का अमाउंट जो है अगर उस लिमिट से ज्यादा है, एक्सेस है, तो सारी
डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, नेम, पैन नंबर, ये सारी चीजें क्लॉज 31 के अंदर आ जाएंगी। क्लियर है? तो क्या था हमारा बोरिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर लोन डिपोजिट हुए हैं तो उस केस में हमें डीडीटी पे करनी थी। तो डीडीटी हमारा था, डीडीटी में सबसे पहले डी से था हमारा डेप्रीशिएशन। ठीक है, डिटेल्स ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रीशिएशन अलाउंसेस। ठीक है, तो कोई अगर बॉट फॉरवर्ड लॉसेज आ रहे हैं या फिर कोई डेप्रीशिएशन अलाउंसेस हैं, ठीक है, वो 32 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आप डेप्रीशिएशन रिलेटेड पॉइंट्स रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये क्लियर है? अगले डी से हमारा क्या था, डिडक्शन। ठीक है, अगर कोई आपकी चैप्टर 6A के अंदर अगर कोई डिडक्शन एडमिसिबल है उसकी आपको सेक्शन वाइज डिटेल्स देनी होंगी इसके अंदर। क्लॉज 33 भी क्लियर है? हमारा क्या था, डीडीटी। ठीक है, पहले से डी से हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, अगले डी से हमारा डिडक्शन हो गया, अगले डी से हमारा टीडीएस हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, इसमें ये देखना है क्या असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट द टैक्स। ठीक है, क्या उसको डिडक्ट करना है या कलेक्ट करना है, या फिर इसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट जो होती है टीडीएस की वो फर्निश करने की इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिक्वायर्ड उसको फर्निश करने की जरूरत है। तो ये तीनों की दोनों चीजें जो है इसके अंदर टीडीएस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो डीडीटी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर हमारा क्या था, गुड्स या फिर रॉ मटेरियल खरीदे आपने। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदे तो इसके अगर गुड्स से रिलेटेड आपको क्या बताना, ओपनिंग कितना है, परचेज कितना है, सेल्स, क्लोजिंग, शॉर्टेज अगर कोई पड़ी हुई है तो वो कितनी है। अगर अपने रॉ मटेरियल से रिलेटेड आपको याद रखना है, रॉ मटेरियल एक तो रॉ का हो जाएगा और एक हमारा फिनिश्ड का हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें बताएंगे ओपनिंग कितना था, कितना परचेज है, कितना कंजम्पशन है, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बेसिकली आपको क्लॉज 35 में बस आपको ये याद रखना है, अगर कोई रॉ मटेरियल से रिलेटेड या फिर गुड्स से रिलेटेड कोई चीज आती है तो मैं उसे उठाकर क्लॉज 35 में डाल दूंगी। क्लियर है? तो मैंने ऊपर क्या बताया था, अगर आपने गुड्स और रॉ मटेरियल बाय करे हैं तो फिर से आपको डीडीटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डीडीटी का ये वाला क्लॉज आ जाता है क्लॉज 36। इसमें अभी हमारा क्या है, डीडीटी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, डीडीटी अब रहा नहीं है तो, लेकिन ये क्या है, डीम डिविडेंड वाला पॉइंट अभी भी एग्जिस्ट करता है। आपको याद हो तो 222E में जो हमारा डीम डिविडेंड का पॉइंट था ना, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर उससे रिलेटेड कोई डिविडेंड का पॉइंट आ जाए तो आप क्लॉज 36 में डाल दोगे। ठीक, आप इसको क्लॉज को 36 को अगर एग्जाम में चाहते हैं कि डायरेक्ट मुझे क्लिक कर जाए, ठीक है, तो आप इसे कैसे पता कैसे याद रख सकते हो, आप इसे ये कह सकते हो, यार क्या चैप्टर है 3600 बार तो इसमें डीडीटी पे करना पड़ता है। जैसे मैंने ऊपर बताया ना, 2 बार डीडीटी था, एक बार डीडीटी को मैंने फ्रैक्शन करके बताया था, एक बार कंप्लीट डीडीटी है क्लॉज 36 में ले लिया, तो 3600 बार इसमें डीडीटी पे करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि 3600 बार डीडीटी पे करना पड़ जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमने इतनी बार टैक्स पे करा है तो सिंपल सी बात है उस केस में हमें ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है, ऑडिट हमारी कौन कौन सी थी, हमने सिंपल उसमें देखी थी 3 तरीके की ऑडिट आ रही थी। कौन कौन सी थी, पहले नंबर पे थी हमारी कॉस्ट ऑडिट, फिर हमने सेकंड नंबर पे देखी थी हमारी सेंट्रल एक्साइज के अंदर हमारी ऑडिट वाज कंडक्टेड। ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज ऑडिट थी, और जो थर्ड थी हमारी वो सर्विस टैक्स से रिलेटेड ऑडिट थी। ठीक है, तो अगर ये हमें 3 ऑडिट करनी है तो हमें ये सारी की सारी डिटेल्स हमें जो है ये सारी की सारी डिटेल्स जो है ये इसके अंदर देनी होंगी। ठीक है, 3 तरीके की ऑडिट आ जाएगी, कॉस्ट ऑडिट, हमारी सेंट्रल एक्साइज ऑडिट, ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारी सर्विस टैक्स ऑडिट। अगर 3600 बार डीडीटी भरोगे तो सिंपल सी बात है उस केस में आपको 3 बार तो ऑडिट भी करानी पड़ेगी। ठीक है, ये 3 ऑडिट हो जाएंगे इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो हमारे क्लॉज 39 तक कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 31 to 39 एक साथ थे हमारे। तो अब हम आगे की जो बचे कुछ 5 क्लॉजेस हैं अब हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करने हैं। ठीक है, उसके लिए देखो सिंपल सी मैंने 2 तरीके की स्टोरी बनाई है। ठीक है, तो सिंपल एक 2 तरीके की ट्रिक मान लो, स्टोरी जो भी है। ठीक है, 2 तरीके से मैंने बनाने की कोशिश करी है, एक सीए फॉर्म से रिलेटेड है और एक अरेंज मैरिज से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं सीए फॉर्म से बता देती हूँ कैसे कैसे है, फिर आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉज 40। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने बताया सीए फॉर्म में क्या होता है। देखो सीए फॉर्म में क्या होता है, हम बेसिकली सबसे पहले क्लाइंट के अकाउंट्स मांगते हैं उस पर काम करने के लिए, उसकी डीएससी मांगते हैं। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम उसका काम करने के लिए मांगते हैं। लेकिन यार जब पैसों की बात आती है ना तो आप क्लाइंट्स का मुंह देखना, वो ऐसा मुंह बना लेंगे जैसे आपने उनकी किडनी मांग ली हो। ठीक है, तो वो क्या है, उस केस में क्या है, लास्ट में सीए और क्लाइंट का ब्रेकअप हो जाता है पैसे की बात पर। अब हम एक एक करके देख लेते हैं किससे क्या क्या चीजें बन रही है। ठीक है, सबसे पहले था हमारा अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स में क्या है, ठीक है, मैंने टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट को एज ए अकाउंट्स बोल दिया है। ठीक है, क्लाइंट से हम ये सारी डिटेल्स लेंगे, टर्नओवर लेंगे, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, उसका स्टॉक इन ट्रेड टर्नओवर जो है, मटेरियल कंज्यूम और द फिनिश्ड गुड्स क्या क्या है, कितना कितना है। ठीक है, तो ये हम क्लाइंट से सारी की सारी डिटेल्स ले लेंगे। ये हमारे क्लॉज 40 के अंदर आ गया। ठीक है, तो हमारे अकाउंट्स हो गए। अब बात आती है डीएससी की। डी फॉर क्या था, हमारा डिमांड। ठीक है, अगर कोई डिमांड रेज हुई है या फिर कोई रिफंड है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है हमारे क्लॉज 41 के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, फिर हमारा डीएससी, एसएस का मतलब क्या था, स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट एसएससी को कोई स्टेटमेंट फाइल करने हैं ऑन द फॉर्म 61, 61A, 61B, ठीक है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगी। टाइप ऑफ फॉर्म बता देंगे, ड्यू डेट बता देंगे कब है फर्निश करने की। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएंगे। इफ नॉट फर्निश द लिस्ट, ठीक है, तो इसमें भी डिटेल्स आ जाएंगी जो जो रिपोर्ट नहीं करे हैं। ठीक है, ये क्लॉज 42 हो गया है। 42 में सिंपल था हमारी स्टेटमेंट थी, वो हमारी फॉर्म 61 में आती है सारी सारी स्टेटमेंट, वो फाइल करनी होंगी। ठीक है, तो डीएससी, सी का मतलब क्या था,
DSC। सी का मतलब था हमारा CBCR रिपोर्ट, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट और मास्टर फाइल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन आ जाए, कोई भी अगर इससे कोई भी प्रोविजन आ जाए तो आप क्लॉज 43 के अंदर इसे कवर करेंगे। वैसे तो इसमें क्या है, आपका स्टडी मैट में ये चीज लिखी नहीं है, मैंने बता दिया है इसमें क्या है। वैसे तो स्टडी मैट में ये नहीं लिखा है CBCR रिपोर्ट होती है, इसमें लिखा है असेसी और इट्स पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी जो भी है लायबल टू फर्निश द रिपोर्ट। अगर उसको रिपोर्ट फर्निश करनी है, इफ यस करनी है, तो उसको क्या क्या चीजें, ये सब चीजें देनी पड़ेगी। नेम बताना पड़ेगा, क्या पेरेंट एंटिटी का नेम क्या है, अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है तो उसका नेम क्या है, डेट ऑफ फर्निशिंग, जिस दिन फर्निश करने की रिपोर्ट की डेट भी यहाँ डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी। वैसे तो यहाँ ये बताया पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी जो भी रिपोर्ट फर्निश करती है 286 के अंदर। ठीक है, तो आपने यहाँ रिपोर्ट का नाम नहीं बताया है, वो मैंने यहाँ बता दिया। CBCR रिपोर्ट होती है और मास्टर फाइल्स होती है जो फर्निश करी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट एंड द मास्टर फाइल्स। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन आता है वो 43 के अंदर कवर हो जाएगा और ये सारी चीजें डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो ये DSC के अंदर हमारे 3 पॉइंट ये कवर हो गए। ठीक है, तो DSC के अंदर हमारे ये 3 पॉइंट कवर हो गए। फर्स्ट नंबर पे D से था हमारा डिमांड रेस, S से हमारे स्टेटमेंट थे फॉर्म 61 के अंदर, वो हो गए, और C से हमारा क्या था, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, क्लॉज 43 हमारा क्लियर है। अब हम देखेंगे लास्ट क्लॉज। ठीक है, जिसे मैंने बताया था याद करने के लिए कि लास्ट में CA और उसके क्लाइंट के बीच में ब्रेकअप हो जाता है जब पैसे की बात करी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रेकअप का आपको याद रखना है। ये ब्रेकअप में क्या चीज आएंगी, ब्रेकअप ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे खर्चा करा है उसका सारा ब्रेकअप। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, रिलेटेड टू द गुड्स और सर्विसेज जो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम द GST। ठीक है, जो रिलेट है फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम एंटिटी फाइलिंग, जो कंपोजिशन स्कीम में आ रही है, या फिर कोई रजिस्टर्ड एंटिटीज है। ठीक है, जो पेमेंट अगर कोई करी है रजिस्टर्ड एंटिटीज को, ठीक है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर ये डाल दी जाएंगी। ये बेसिकली क्या है, GST से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उनका ब्रेकअप की बात करता है ये क्लॉज जो है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ट्रिक 2 तरीके से कैसे थी। एक CA फर्म की मैंने जो अभी आपको बताई, ठीक है, अब दूसरी अरेंज मैरिज से कैसे। क्या होता है अरेंज मैरिज में, लड़की के पेरेंट्स जो है वो लड़के के पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं। ठीक है, देखने के लिए कि लड़के वाले लोग कैसे हैं। ठीक है, देखने के लिए जाते हैं, सबसे पहले ये स्टेप यही होती है। ठीक है, तो वो वहां गए। ठीक है, तो उन्होंने वहां जाकर कहा लड़का कितना कमाता है। ठीक है, सारी डिटेल्स मांगी उससे, उस लड़के से अकाउंट्स वगैरह, उसके प्रॉफिट क्या क्या है, ये सब चीजें डिटेल्स मांगी गई वहां पर। अब लड़के वाले के पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं कि हाँ भाई जी इतना इतना आपको पैसा लगाना पड़ेगा शादी में। लड़कों वाले के पेरेंट्स ये डिमांड रखते हैं, तो हमारी क्या ये डिमांड रेज इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है डिमांड रेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब लड़के वाले के पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं। वो बोलते हैं कि आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, तो आपको भी इतना पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं जी आप लोग बहुत पैसे वाले हैं। अगर हाँ हम बहुत पैसे वाले हैं, तो अब लड़के वाले के जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप से ये सारी डिटेल्स लड़की वालों को प्रोवाइड करते हैं कि देखो हमारे लड़के का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये हमारे लड़के की CBCR और मास्टर फाइल्स है। ठीक है, और हमारा ब्रेकअप ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, हमारा लड़का जो है वो हमारा किस तरीके से खर्चा करता है। ठीक है, वो ब्रेकअप ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर भी दे देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं आपको CA फर्म वाला भी ऑप्शन है और एक अरेंज मैरिज वाला, जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। लास्ट के जो हमारे 5 क्लॉजेज है, क्लियर है। एक बार मैं फिर से आपको सारा रिवाइज करा देती हूँ कैसे क्या क्या चीज थी। ठीक है, N फॉर था हमारा नेम क्लॉज, A फॉर हमारा एड्रेस, P फॉर हमारा पैन नंबर, I फॉर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर था, S फॉर हमारा स्टेटस था। नापिस हमारा क्लियर है, 5 क्लॉज हो गए। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की ऑडिट कराई, तो ऑडिट के अंदर हमको बताना था कौन कौन से क्लॉज के अंदर हमारी ऑडिट हुई है। ठीक है, तो हमारे 8 क्लॉज क्लियर है। फिर हमारा आगे का है PNB बैंक में PM का क्लोजिंग कैपिटल नॉट क्रेडिटेड। आप साथ के साथ अपने नोट्स में देखते जाओ, मैंने ये नोट्स सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे साथ के साथ डालती जाऊंगी, आप वहां से ले लेना। ठीक है, नोट्स में देखते जाओ जो मैं बोलती जा रही हूँ। ठीक है, PNB बैंक में PM का क्लोजिंग कैपिटल नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, इसमें P से हमारा पहले नंबर पे था, पार्टनर से रिलेटेड था। ठीक है, P से हमारा पार्टनर से रिलेटेड थे। N फॉर हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस बताना था। B फॉर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट, P का हमारा प्रिजम्पटिव P हो गया। फिर आपका M मेथड ऑफ अकाउंटिंग बतानी थी। PNB बैंक में PM का क्लोजिंग कैपिटल नॉट क्रेडिटेड। क्लोजिंग का मतलब था आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर बताना है। अगर कैपिटल स्टॉक आपने कन्वर्ट करा है SIT में, अगर आपने कैपिटल कन्वर्ट करी है स्टॉक इन ट्रेड में, वो चीज इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नॉट क्रेडिटेड। इसके अंदर हमारे कुछ आइटम्स बताए गए थे, कोई भी चीज अगर आपने क्रेडिट नहीं करी है P&L में, वो इसके अंदर आ जाएंगे। ये हमारा क्लॉज 9 to 16 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्लॉज जो है 9 to 16 हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये सिंपल छोटा सा बॉक्स याद रखना है, लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, एडमिसिबल होता है बोनस और कमीशन। इससे हमारे 4 क्लॉजेस कवर हो जाएंगे 17 से 20 का। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा आगे का क्या है 21 to 27 IMSG ट्रेडिंग लायबिलिटी पेमेंट और सैंडविच क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हम आई से बात कर लेते हैं। आई से हमारा क्या था, इनएडमिसिबल थे। इसके अंदर हमारा क्या था, TDS के पॉइंट आए हुए थे। कैश पेमेंट अगर 10,000 और 35,000 से ज्यादा होता है तो वो वाली चीजें इसके अंदर आई हुई थी। एम फॉर हमारा MSME था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड प्रोविजन जो थे वो इसके अंदर आ गए थे।
फिर एज फॉर हमारा स्पेसिफाइड पर्सन को अगर कोई एक्सेस पेमेंट करी आपने, वो टोटल डिसएग्री हो जाती है, वो इसके अंदर आ गई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, डी फॉर हमारा डीम प्रॉफिट, टी कॉफी रबर बिजनेस वाले जो बिजनेस थे, टी कॉफी रबर वाले बिजनेस जो थे, वो हमारे डीम प्रॉफिट हमारे इसमें आ जाएंगे। तो क्या था, IMSD में सीनियर डायरेक्टर हूं, मुझे ट्रेडिंग लायबिलिटीज पे करनी थी और सैंडविच क्रेडिट मैंने यूज कर लिया। ठीक है, ट्रेडिंग लायबिलिटीज अगर इसमें कोई रेमिशन सेशन हुआ है, ठीक है, वो हमारा 25 क्लॉज के अंदर आ जा रहा था, और फिर हमारे क्या पेमेंट बेसिस पे अगर कोई खर्चे करते हो तो ही अलाउ होंगे, वो हमारा 26 में आ गया। 27 में आपका सैंडविच क्रेडिट आपने यूज कर सकते हो। ठीक है, GST और सैंडविच क्रेडिट यूज करा है, ठीक है, वो हमारे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, हमारे 27 क्लॉजेस के कवर हो चुके हैं। अब ये 28 और 29 शेयर से रिलेटेड ठीक है। आई होप आपको ये 44 क्लोजेस को याद करने का तरीका समझ आया होगा। मैंने भी इसी तरीके से किया था। आपको अभी थोड़ा शायद टफ लगे, लेकिन आप एक दो बार देखेंगे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कारों से रिलेटेड कोई ट्रिक 21 क्लॉजेस को याद करने की जो ट्रिक है वो अगर चाहिए, ठीक है, वो भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे के नेम एंड नंबर को अगर याद करने के लिए आपको ट्रिक देखनी है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसमें कंपनी ऑडिट का रिवीजन भी डाला हुआ, लेस देन 1 आवर है, आप एक बार देख लेंगे, आपको इजीली कंपनी ऑडिट भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप इन तीनों में से चाहें तो कोई भी चीज देख सकते हैं। इस चैनल में सारी चीजें प्रोवाइडेड है। इससे रिलेटेड नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगी। आप वहां से ये वाले नोट्स और इससे पहली वाली वीडियोस के नोट्स भी ले सकते हैं। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।